हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो है क्लास 10वां का सब्जेक्ट बायोलॉजी का एक्सरसाइज 5 नियंत्रण और समन्वयन का भाग 3 में हम लोग जो है मनुष्य का मस्तिष्क के बारे में विस्तार रूप से जानेंगे। भाग 1 में हम लोग ने जो है देखा था, जाना कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वयन किस रूप से कितने प्रकार से होते हैं। उसमें हम लोग ने देखा कि मनुष्य में जीव जंतुओं में शरीर का नियंत्रण एवं समन्वयन 2 रूप से होते हैं। एक तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वयन और दूसरा रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वयन। तो उसमें हम लोग भाग 2 में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वयन के बारे में जाना, जिसमें तंत्रिका ऊतक और न्यूरॉन के बारे में विस्तार रूप से जाना है। उसी का ये जो है एक और भाग है, इसी का तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वयन के ही अंतर्गत में मस्तिष्क आते हैं, जो नियंत्रण एवं समन्वयन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो भाग 2 का ही जो है ये शेष भाग हैं, जो तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वयन के अंतर्गत मस्तिष्क भी जो है उसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो आज हम लोग जो है भाग 3 में मस्तिष्क के बारे में विस्तार रूप से जानेंगे। तो भाग 3 में मस्तिष्क चलते हैं, देखते हैं कि मस्तिष्क कैसा जो है अंग होता है। तो हम लोग जो है मस्तिष्क में मनुष्य का मस्तिष्क देखेंगे कि मनुष्य का मस्तिष्क जो है कैसा होता है। मनुष्य का मस्तिष्क के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो मनुष्य का ये एक ऐसा टॉपिक है, मनुष्य का मस्तिष्क। तो मानव का मस्तिष्क जो है शरीर का सबसे महत्वपूर्ण कोमल अंग होता है। यह जो है मतलब मस्तिष्क जो होते हैं मनुष्य का जो है अंगों में देखा जाए तो सबसे कोमल ये अंग होता है और सबसे महत्वपूर्ण अंग इसी को माना गया है, मस्तिष्क को ही। माने मनुष्य का जो है मस्तिष्क जो है सबसे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और कोमल अंग में से एक है, जो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से शरीर के सभी क्रियाओं पर नियंत्रण एवं समन्वयन करने का मुख्य भूमिका निभाता है। कारण मस्तिष्क जो है तंत्रिका तंत्र के माध्यम से, माने तंत्रिका तंत्र के सहयोग से ये पूरे शरीर का जो है शरीर के द्वारा क्रिया जो होती है उस क्रिया पर नियंत्रण एवं समन्वयन रखता है, अर्थात भूमिका निभाता है। मस्तिष्क जो है एक जगह होते हैं, लेकिन तंत्रिका तंत्र जो है पूरे शरीर में होता है और उसके माध्यम के से ये पूरे शरीर के द्वारा जो क्रिया होती है उस क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क ही करती है। अर्थात पूरे शरीर का नियंत्रण जो है करने का कार्य मस्तिष्क के द्वारा ही होता है। इसीलिए मनुष्य का जो मस्तिष्क जो होते हैं शरीर का सबसे महत्वपूर्ण एवं कोमल अंग होता है। मस्तिष्क जो है क्रेनियम या मस्तिष्क गुहा के में खोपड़ी के अंदर सुरक्षित होता है। मतलब मस्तिष्क जो होते हैं वो क्रेनियम में जो है खोपड़ी के अंदर एक जो है रूप में वो सुरक्षित रहता है। माने मस्तिष्क के ऊपर जो है एक खोपड़ी होते हैं और वो खोपड़ी जो है माने अस्थि का होते हैं, जो बहुत मजबूत होते हैं, जो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। अर्थात मस्तिष्क जो है क्रेनियम, जिसको मस्तिष्क गुहा कहते हैं, में मस्तिष्क गुहा में खोपड़ी के अंदर माने खोपड़ी होते हैं, अस्थि का बने हुए होते हैं खोपड़ी, तो वो खोपड़ी के अंदर जो है सुरक्षित रूप से फिक्स होता है तथा यह चारों ओर से चारों तरफ से एक झिल्ली से घिरा होता है, जिसे हम लोग मेनिंजेस कहते हैं। और मस्तिष्क जो है वो चारों तरफ से एक पतली झिल्ली से, पतली परत के झिल्ली से पूरा घिरा होता है। उस झिल्ली को हम लोग मेनिंजेस कहते हैं। और यह झिल्ली जो है बाहरी आघातों से
रक्षा करती है। यह जो झिल्ली होते हैं, बाहर से अगर किसी तरह से चोट या दबाव लग जाता है खोपड़ी पर, तो वो पहले तो एक खोपड़ी बचाती है, और दूसरा बार जो है खोपड़ी से भी जो है नहीं हुआ बचाव, तो वो ये झिल्ली जो है उसको रक्षा करता है। अर्थात जो है मेनिंजेस जो है खोपड़ी का एक कवच है जो चारों तरफ से घेर के रखता है। ये पतली आवरण से घिरा होता है, और वही आवरण, वही झिल्ली मेनिंजेस कहलाता है, और वह जो है बाहरी आघातों से रक्षा करता है। तो अगर जो है फिगर देखा जाए तो आपको स्पष्ट पता लगेंगे। ये देखिए मस्तिष्क है, ये पूरा जो है मस्तिष्क है, और यही जो है मतलब क्रेनियम मतलब मस्तिष्क गुहा के अंदर अर्थात खोपड़ी के अंदर ये स्थित होते हैं, जो बहुत कोमल एवं मुलायम होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण अंग ये होता है। यही जो है पूरे शरीर का नियंत्रण एवं समन्वयन करते हैं। शरीर के द्वारा जो क्रिया होती है, वो क्रिया का नियंत्रण ये मस्तिष्क के ही द्वारा होता है। बल्कि वो मनुष्य चल रहे हैं या बोल रहे हैं या हंस रहे हैं या लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या सांस ले रहे हैं, या जो भी क्रिया शरीर के द्वारा हो रहा है, वो सभी क्रियाओं का नियंत्रण ये मस्तिष्क के ही द्वारा होता है। सामान्य मनुष्य में जो है, वयस्क मनुष्य में देखा जाए तो इस मस्तिष्क का जो है वजन जो है लगभग 1.5 किलो होता है, 1.5 किलोग्राम लगभग होता है। माने वयस्क मनुष्य का देखा जाए तो वयस्क मनुष्य का समान रूप से जो है 1.5 किलोग्राम जो है मस्तिष्क का वजन होता है लगभग। ये जो है यही मस्तिष्क के ऊपर जो है एक जो है पतली परत से घिरा होता है, जिसे हम लोग जो है मेनिंजेस कहा, जिसे हम लोग मेनिंजेस का जिस आवरण से घिरा होता है, वही आवरण ये पतली आवरण से घिरा होता है, जो बाहरी आघातों से ये इसको रक्षा करता है। बाहरी चोटों से, बाहरी दबावों से मेनिंजेस जो है रक्षा करता है। एक प्रकार के आवरण होते हैं। उस आवरण के ऊपर खोपड़ी होता है, जो भी हमें रक्षा करती है मस्तिष्क को। अब हम लोग जो है मस्तिष्क के बारे में देख लिए। अब हम लोग देखेंगे मस्तिष्क का भाग। तो मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? तो पूरे मस्तिष्क में देखा जाए तो उसे 3 भाग उसमें होते हैं। मस्तिष्क में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला होते हैं अग्र मस्तिष्क, दूसरा होते हैं मध्य मस्तिष्क, और तीसरा होते हैं पश्च मस्तिष्क। तो मस्तिष्क में जो है ये 3 भाग होते हैं। अगर तीनों भाग जो है फिगर के द्वारा देखेंगे तो स्पष्ट आपको पता लगेंगे। तो ये जो भाग देख रहे हैं, ये आपका ये पूरा भाग जो है, ये आपका पहला भाग है, आपका अग्र मस्तिष्क। ये देख रहे हैं अग्र मस्तिष्क है, ये हमने जो लकीर बना रहे हैं, ये पूरा अग्र मस्तिष्क का एक भाग है। उसके बाद जो है आप देखा जाए तो मध्य मस्तिष्क जो है आपका बीच में है, जो वाइट कलर का देख रहे हैं, ये वाइट कलर का जो है ये आपका जो है मध्य मस्तिष्क है। ये दूसरा भाग है मस्तिष्क का, ये दूसरा भाग में आते हैं। और तीसरा भाग जो है पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क जो है ये देख रहे हैं, ये पश्च मस्तिष्क है। तीनों 3 कलर के हैं। ये तीनों 3 कलर में आपको ये जो देख रहे हैं, ये जो घुरा हुआ है, ये वाइट के चारों तरफ जो देख रहे हैं, ये आपका पश्च मस्तिष्क है। तो इस तरह से ब्रेन में जो है, मस्तिष्क में जो है मैंने 3 भाग होते हैं। एक होते हैं अग्र मस्तिष्क होते हैं, दूसरा जो होते हैं मध्य मस्तिष्क होते हैं, और तीसरा जो होते हैं पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ये 3 भाग में बटा होता है। और तीनों का 3 कार्य होते हैं, और ये तीनों मिलके पूरे शरीर का नियंत्रण एवं समन्वयन करते हैं। तब हम लोग जो है प्रत्येक भाग का विस्तार रूप से देखेंगे कि अग्र मस्तिष्क जो है किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या होता है। तो 23वां टॉपिक हम लोग जो है अग्र मस्तिष्क के बारे में जानेंगे। तो अग्र मस्तिष्क में भी जो है 2 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क में 2 भाग होते हैं, जिसमें पहला होते हैं परम मस्तिष्क, जिसको सेरिब्रम कहते हैं, और दूसरा जो होते हैं डाइएनसेफलॉन।
तो इसमें भी जो है अग्र मस्तिष्क में भी दो भाग होते हैं। अब दो भाग में पहला होते हैं सेरिब्रम और दूसरा होता है डाइएनसेफलॉन। तो हम लोग देखेंगे पहला भाग का विस्तार से कि सेरिब्रम कौन है और डाइएनसेफलॉन कौन है। तो सेरिब्रम जो है प्रमस्तिष्क में चलते हैं। तो प्रमस्तिष्क में 24वां टॉपिक कह रहा है, यह जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है जो बाएं से दाएं तक अनुदैर्घ्य खांचे द्वारा बटा होता है, जिसे हम लोग प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। मतलब ये जो होते हैं मनुष्य के जो मस्तिष्क होते हैं सभी भाग में ये सबसे बड़ा भाग होता है। माने पूरा मस्तिष्क का जो है ये लगभग यही भाग होवे करते हैं सेरिब्रम माने प्रमस्तिष्क, अर्थात जो है ये आगे से पीछे की ओर पूरा होते। अगर फिगर देखा जाए तो आपको पता लग जाएंगे कि सेरिब्रम अर्थात प्रमस्तिष्क ये जो देख रहे हैं यहाँ से आपको जो है ये पूरा जो है आपका ये प्रमस्तिष्क है। ये आपको मैंने जो ये दिखा रहे हैं ये प्रमस्तिष्क, यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रमस्तिष्क। तो ये जो भाग हैं ये सब प्रमस्तिष्क के अंतर्गत में आते हैं। माने मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है, इतना बड़ा भाग जो है कोई नहीं होते हैं। माने पूरा जो है मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क ही होते हैं जो सबसे बड़ा होते हैं, जो आगे से पीछे की ओर जो है अनुदैर्घ्य भाग में रहता है। आगे से पीछे के पूरा जो ऊपर वाला जो भाग होता है वो प्रमस्तिष्क, जिसको सेरिब्रम हम लोग कहते हैं। तो ये जो है सबसे बड़ी भाग होते हैं प्रमस्तिष्क अर्थात सेरिब्रम। इसी को हम लोग जो है मस्तिष्क गोलार्ध भी कहते हैं। इसी भाग को मस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। इस गोलार्ध में अनेक जो है अनियमित रचनाएं होती है और इस गोलार्ध में प्रमस्तिष्क में अर्थात सेरिब्रम में जो है अनेक अनियमित रचनाएं होते हैं जो घुड़मुड़ाल कुंडली के जैसा होता है, जिसे हम लोग जो है गायरस कहते हैं। मतलब इसमें जो है इस गोलार्ध में अनेक अनियमित रचनाएं होते हैं जो घुड़मुड़ाल होते हैं, वो एक रस्सी के ओझरार रस्सी के जैसा होता है, उसी को हम लोग जो है गायरस कहते हैं। अगर फिगर देखा जाए तो स्पष्ट पता लगेंगे। ये देखिए प्रमस्तिष्क, इसमें आपको बहुत से जो है आपको रस्सी की तरह ओझराल दिखाई पड़ रहे हैं। ये अनेक रचनाएं इसके अंदर होते हैं और इसी रचना को हम लोग जो है मतलब इसी रचना को हम लोग गायरस कहते हैं। सेरिब्रम जो है, अब सेरिब्रम का कार्य देख लेते हैं। जो प्रमस्तिष्क होते हैं जो सबसे ऊपरे वाला जो भाग होते हैं, जो देखा हम लोग ने फिगर में, सबसे ऊपर वाला सबसे बड़ा भाग जो प्रमस्तिष्क होते हैं सेरिब्रम होते हैं। तो सेरिब्रम जो है बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है। जो बुद्धि जो हम लोग कहते हैं बुद्धिहीन होता है या बुद्धि तेज होता है, कहते हैं कि ये हजारों में एक लड़का बहुत तेज गति, इसका दिमाग बहुत तेज चलता है, या फिर बहुत मंद गति का लड़का है। तो ये जो है इसी भाग से उसका जो है मतलब ये केंद्र होता है, बुद्धि का केंद्र होता है, चतुराई का केंद्र होता है। मतलब सेरिब्रम जो है बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है। इसमें सोचने समझने की शक्ति, घृणा, कार्य करने की प्रेरणा, भय, हरास, कष्ट आदि जैसी क्रियाओं का ये नियंत्रण करता है। मतलब यह जो है सोचने की बारी आता है, किसी भी बात को, किसी भी टॉपिक पर हम लोग सोचते हैं या किसी बात के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तो ये सोचने वाला काम जो है सेरिब्रम ही करता है। इसके साथ समझने की शक्ति, अगर किसी टॉपिक को कोई समझा रहे हैं, किसी बात को समझा रहे हैं, तो समझने की भी जो शक्ति सेरिब्रम में ही से ही उत्पन्न होता है। इसके साथ घृणा करने का जो है, घृणा, कार्य करने की प्रेरणा या भय या हरास या कष्ट इत्यादि जैसी क्रियाओं पर जो है इस सेरिब्रम का ही नियंत्रण एवं समन्वयन होते हैं। यही जो है आपका नियंत्रण करता है। कहा गया है कि जिस व्यक्ति का सेरिब्रम जो है छोटा या कम विकसित होता है, वह व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। जिस व्यक्ति का सेरिब्रम जो है छोटा होते हैं या मतलब जो है कम विकसित होता है, तो उस व्यक्ति का बुद्धि जो है कम होते हैं, मंद बुद्धि के वही व्यक्ति
होते हैं। और जिसका पूरा विकास हो रहता है सेरिब्रम, जिसको जितना विकास माने अपेक्षा अनुसार अनुपात के अनुसार अगर पूर्ण रूप से विकसित है तो वह व्यक्ति जो है तेज बुद्धि के होते हैं। उनको सोचने की शक्ति, याद रखने की शक्ति, स्मरण करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो है इसी पर जो है सेरिब्रम पर ही निर्भर करता है। अब जो है हम लोग जो है अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग है डाइएनसेफलॉन, जो अभी हम लोग ने कहा कि अग्र मस्तिष्क को जो है दो भाग में बांटा गया है। दो भाग में हम लोग ने बांटा था, एक जो है सेरिब्रम और दूसरा जो है डाइएनसेफलॉन। यहाँ पर हम लोग जो है अग्र मस्तिष्क को दो भाग में बांटे हैं। तो अग्र मस्तिष्क को जो है दो भाग में बांटे तो हम लोग जो है सेरिब्रम के बारे में स्पष्ट रूप से देखा कि ये जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और यही जो है आपका सोचने समझने की इसमें शक्ति होती है। ये आपका जो है कार्य करने का प्रेरणा देती है, घृणा को जो है नियंत्रण करता है, कष्ट को जो है नियंत्रण करता है, ऐसे बहुत से ये कार्य जो है नियंत्रण करता है। अब हम लोग जो है डाइएनसेफलॉन के बारे में जानेंगे, अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग। तो अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग डाइएनसेफलॉन के बारे में विस्तार रूप से जानेंगे। ये जो है ज़्यादा बड़ा नहीं होते हैं। डाइएनसेफलॉन जो होते हैं ये मतलब जो है प्रमस्तिष्क गोलार्ध से ढका होता है, जो ताप, दर्द, रोने, अभ्यास जैसे क्रियाओं को नियंत्रण करता है। यह जो मस्तिष्क का जो ये भाग होता है, अग्र मस्तिष्क का ये दूसरा जो भाग होता है, यह जो है मतलब प्रमस्तिष्क सेरिब्रम के अंदर जो है गोलार्ध के अंदर जो है एक छोटा सा भाग होता है और वही भाग जो है डाइएनसेफलॉन कहलाता है। ये जो है मतलब अंदर में होते हैं, सेरिब्रम के जो है अंदर में जो है एक छोटा सा भाग होते हैं, उसी के अंदर में एक छोटा सा भाग होते हैं जिसको हम लोग जो है डाइएनसेफलॉन कहते हैं। और यह जो है ताप जैसे नियंत्रण को करता है और रोने पर, अब जो है बच्चा थोड़े सा जो है चोट पर रो जाता है, लेकिन एक बड़े व्यक्ति को अत्यधिक चोट भी लगता है तो नहीं रोता है, तो उसको रोने पर नियंत्रण करता है, दर्द को नियंत्रण करता है, आभास जैसे क्रियाओं पर जो है ये नियंत्रण अपना करता है। तो ये सब क्रिया पर जो है डाइएनसेफलॉन करती है। अब हम लोग जो है मस्तिष्क का दूसरा भाग देखेंगे, मध्य मस्तिष्क। अभी हम लोग ने जो है पीछे देखा था कि मस्तिष्क में तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क के बारे में हम लोग ने विस्तार से जान लिया कि अग्र मस्तिष्क में दो भाग होते हैं, एक सेरिब्रम और दूसरा डाइएनसेफलॉन। तो हम दोनों के बारे में विस्तार रूप से हम लोग ने स्पष्ट रूप से देख लिया। अब मस्तिष्क का दूसरा भाग मध्य मस्तिष्क होते हैं, तो मध्य मस्तिष्क के बारे में विस्तार रूप से जानते हैं। मध्य मस्तिष्क जो है में तंत्रिका कोशिका का कई समूह पाए जाते हैं, जिसमें संतुलन एवं आँखों की पेशियां का नियंत्रण किया जाता है। मध्य मस्तिष्क भी जो होते हैं ये बहुत छोटे भाग होते हैं, ये भी जो है बीच में होता है। तो ये जो होते हैं मतलब ये तंत्रिका कोशिका जिसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, तो न्यूरॉन का समूहों में पाया जाता है। यहीं पर जो है न्यूरॉन का जो है समूह के रूप में न्यूरॉन जो है पाए जाते हैं। इसमें जो है ये शरीर का संतुलन करता है, शरीर का बैलेंस बनाता है तथा आँखों की पेशियां का नियंत्रण करता है। मतलब ये देखने में मतलब जो भी वस्तु हम लोग देखते हैं तो उसका आभास करवाता है। तो ये इसका मुख्य कार्य हुए मध्य मस्तिष्क का। अब हम लोग जो है तीसरा भाग मस्तिष्क का तीसरा भाग हम लोग देखेंगे पश्च मस्तिष्क, जो हम लोग जो है अभी हम लोग ने जो है चर्चा कर रहे थे कि मस्तिष्क का तीन भाग होते हैं, पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क। तो हम लोग अग्र मस्तिष्क का विस्तार देख लिए, मध्य मस्तिष्क का भी देख लिए, अब हम लोग पश्च मस्तिष्क देखेंगे। तो पश्च मस्तिष्क कहता है यह जो भाग जो होता है आप पीछे में होता है, मस्तिष्क का ये पीछे होता है, मतलब माथा के पीछे जो भाग होता है वो पश्च मस्तिष्क को कहलाता है। पश्च मस्तिष्क जो है मेरुदंड जो होते हैं वो मेरुदंड के निकट होता है, जहाँ पर ज्वाइंट होते हैं मस्तिष्क से मेरुदंड, वहीं पर जो है ये पश्च मस्तिष्क होते हैं। इसे भी दो भागों में बांटा गया है।
पश्च मस्तिष्क को भी जो है दो भाग में बांटा गया है। एक सेरिबेलम जिसको हम लोग कहते हैं अनुमस्तिष्क और दूसरा होते हैं मस्तिष्क स्टेम। तो ये जो है इसे भी पश्च मस्तिष्क को भी देखा जाए तो इसे भी दो भागों में बांटा गया है। अब फिगर देखेंगे तो यहाँ से आपको स्पष्ट पता लग जाएंगे कि पश्च मस्तिष्क जो है का दो भाग कौन कौन है। तो पहला आपका जो है देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये सर्किल और ये वाला जो भाग है ये आपका पश्च मस्तिष्क है। जो पीछे वाले भाग होते हैं ये मस्तिष्क के पीछे होते हैं। अब इसे भी जो है दो भाग में बांटा गया है पश्च मस्तिष्क को। पश्च मस्तिष्क में इसमें दो भाग हैं, जिसमें पहला आपका है अनुमस्तिष्क। यहाँ देखिए अनुमस्तिष्क आपका ये है, ये वाला जो चक्र देख रहे हैं ये अनुमस्तिष्क इसी को कहा जाता है। और बाकी ये जो है आपका दूसरा भाग है, यहाँ पर जो आपका जो मस्तिष्क स्टेम जो है ये आपका जो है मस्तिष्क स्टेम है। तो ये जो है दो भाग में, इसे भी पश्च मस्तिष्क को भी दो भाग में बांटा गया है। अब दोनों भाग को हम लोग विस्तार रूप से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है सेरिबेलम के बारे में देखते हैं। तो सेरिबेलम जिसको हम लोग जो है यहाँ पर अनुमस्तिष्क के बारे में इसको बोला कि अनुमस्तिष्क को ही हम लोग जो है सेरिबेलम कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए सेरिबेलम जिसको हम लोग जो है अनुमस्तिष्क कहते हैं। तो सेरिबेलम के बारे में विस्तार रूप से देखते हैं। सेरिबेलम आपका जो है यही है अनुमस्तिष्क, इसी के रचना के बारे में विस्तार रूप से हम लोग देखेंगे। तो सेरिबेलम का जो है यह जो है इसके ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जो मनुष्य की ऐच्छिक क्रिया होता है, इच्छा का जो क्रिया करते हैं, अब जैसे चलने की क्रिया वो उसके इच्छा पर निर्भर करता है, बोलने की क्रिया या फिर हंसने की क्रिया या फिर रोने की क्रिया या फिर दौड़ने की क्रिया, या जो भी उसके इच्छा, मनुष्य के इच्छा का जो क्रिया होते हैं उस क्रिया पर नियंत्रण जो है सेरिबेलम करती है। उसका पूरा नियंत्रण सेरिबेलम ही करता है। जो ऐच्छिक क्रिया होते हैं उसका नियंत्रण सेरिबेलम के द्वारा होता है। अब दूसरा भाग है मस्तिष्क स्टेम। तो दूसरा भाग जो है मस्तिष्क स्टेम जो है पश्च मस्तिष्क का दूसरा भाग। पश्च मस्तिष्क का दूसरा भाग है मस्तिष्क स्टेम। इसे भी दो भागों में बांटा गया है। मस्तिष्क स्टेम को भी देखा जाए तो इसे भी दो भाग में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग है पोन्स बेराई और दूसरा है मेडुला ऑब्लांगेट। तो इसमें जो है इसे भी जो है दो भाग में बांटा गया है, पोन्स बैरोलाई और दूसरा मेडुला ऑब्लांगेट। तो हम लोग पहले पोन्स जो है बैरोलाई के बारे में विस्तार रूप से जानते हैं कि ये क्या काम करता है। तो पोन्स बैरोलाई जो है यह श्वसन को नियंत्रण करता है, माने सांस लेने की क्रिया जो हम लोग करते हैं जिसमें, तो ये जो है नियंत्रण करता है। अब जैसे हम लोग दौड़ के आते हैं तो सांस तेजी चलने लगता है, तो एनी टाइम सांस तेजी नहीं चलता, आवश्यकता पड़ने पर सांस जो होते हैं श्वसन क्रिया जो है, सांस जो हम लोग तेजी लेते हैं तो उसको हम लोग को ये नियंत्रण करने का कार्य करता है पोन्स बैरोलाई, माने श्वसन को ये नियंत्रण करके रखता है। अब दूसरा इसका है मेडुला ऑब्लांगेट जो है, इसके द्वारा जो है आवेगों का चालन मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क के बीच क्रिया किया जाता है। मतलब ये जो है मेडुला ऑब्लांगेट जो है इसके द्वारा जो आवेग का जो चालन होता है मेरुरज्जु के द्वारा, तो वो मेरुरज्जु के सहारे आवेग जो आते हैं तंत्रिका तंत्र के द्वारा, तो वो जो है उस आवेग को तथा मस्तिष्क के बीच में जो है किया जाता है, मैंने ये दोनों को जो है कांटेक्ट करता है, मस्तिष्क का कांटेक्ट बना के रखता है। इसमें अनेक तंत्रिका केंद्र होते हैं जो धड़कन, रक्तचाप, श्वसन की गति का नियंत्रण भी करता है। मतलब यह जो है इसमें अनेक तंत्रिका केंद्र होते हैं और वह केंद्र जो है अनेक जैसे क्रियाओं पर ये नियंत्रण करते हैं, जैसे धड़कन का नियंत्रण करता है, रक्तचाप का नियंत्रण करता है, श्वसन की गति का, जैसे अभी हम लोग ने सांस लेने की क्रिया जो है तेज गति, तो ये भी जो है ये नियंत्रण करता है।
तो इस तरह से इसका जो है मतलब कार्य करती है। मस्तिष्क जो है कि इसी भाग द्वारा खांसना, छींकने, उल्टी करना इत्यादि जैसे क्रियाओं का भी ये नियंत्रण करता है। और यही भाग जो है आपको खांसने का भी जो है नियंत्रण करता है, जिसको खोखी कहते हैं, छींकने पर नियंत्रण करता है, उल्टी पर नियंत्रण करता है इत्यादि जैसी क्रियाओं को ये नियंत्रण करके रखता है यह भाग। अब हम लोग जो है मस्तिष्क के बारे में विस्तार रूप से जान गए हैं। अब हम लोग जो है मस्तिष्क का देख लेते हैं कार्य, कि मस्तिष्क का क्या क्या कार्य होते हैं। तो मस्तिष्क का कार्य में यह जो है तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके माध्यम से जैव क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वयन किया जाता है। मतलब यह जो होते हैं तंत्रिका तंत्र, जो हम लोग दूसरा भाग में देखे थे, तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रण एवं समन्वयन, तो ये तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो नियंत्रण एवं समन्वयन होते हैं उसमें मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होते हैं। यही जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य निभाता है। इसके माध्यम से जैव क्रियाओं का जो है नियंत्रण एवं समन्वयन होते हैं। और यही जो है मस्तिष्क जो है जैव क्रिया, जो भी क्रिया होती है उसका नियंत्रण एवं ये समन्वयन करता है। मस्तिष्क का देखा जाए तो ऐसे कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जिसमें पहला जो है आवेग का ग्रहण करना। ये जो है आवेग को जो है ग्रहण करता है। आवेग का ग्रहण में ये सभी संवेदनशील अंगों से आवेगों को ग्रहण करता है तथा उसके विश्लेषण करता है। अब जितने भी संवेदी अंग है शरीर के अंदर में, सभी संवेदी अंगों से आवेग जो आते हैं, आवेगों को जो है ये मस्तिष्क ग्रहण करता है और ग्रहण करके उसको विश्लेषण करता है। मतलब उसके प्रतिक्रिया करने का जो है प्रेरित करता है, बल्कि वो प्रतिक्रिया हो या क्रिया हो उसको प्रेरित करता है कि भाई ये काम करना है, तो वो प्रेरित करने का विश्लेषण करता है। ये मस्तिष्क का ही मुख्य कार्य होते हैं। इसका दूसरा कार्य है ग्रहण किए गए आवेगों के अनुक्रिया करना। मतलब आवेगों के विश्लेषण के बाद मस्तिष्क उनकी अनुक्रिया के लिए उचित निर्देश निर्गत करता है और इसी निर्देश के अनुसार अभिवाही अंग कार्य करते हैं। मतलब ये एक तरह से ऑर्डर कह सकते हैं कि ऑर्डर जो है देता है। जैसी आवेग उसको संवेदना आवेग मिलता है मस्तिष्क को, तो आवेग के अनुसार जो है ग्रहण करने के बाद उसको विश्लेषण करता है। विश्लेषण का मतलब होता है, अभी हमने समझा कि कार्य कैसे होगा, तो कार्य कौन करेगा, तो वो कार्य करने विश्लेषण के बाद मस्तिष्क उसके अनुक्रिया के उचित निर्देश निर्गत करती है कि ये काम आपको कैसे करना है। वो अंग को माने निर्देश देता है और उस तरह से फिर उस अभिवाही अंग के द्वारा कार्य करवाता है। अब जैसे जो है आपका शरीर में जो है कहीं पर जो है आपको जो है कोई चीज़ से चोट लग गया, तो दर्द हो रहा है, तो दर्द होता है तो हम लोग को जो है तुरंत उसको मस्तिष्क कहता है कि वहाँ पर जो हम लोग हाथ लगड़ लेते हैं कि यहाँ दर्द हो गया है, तो हाथ लगड़ते हैं। तो वो अभिवाही अंग हाथ को जो है सहलाने के लिए प्रेरित करता है कि वहाँ पर चोट लग गया, उसको संवेदना मस्तिष्क को जैसे मिलता है वैसे तत्काल उसको कार्य करने के लिए अंग को जो है प्रेरित करता है। तो ये इसका दूसरा कार्य होते हैं। तीसरा कार्य है कि विभिन्न आवेगों का सहसंबंधन। मतलब जो है कह रहा, जब एक साथ विभिन्न अंगों से मस्तिष्क को कई तरह के आवेग मिलते हैं तो वह इसे सहसंबंधित कर शारीरिक कार्यों को नियंत्रण करता है। मतलब मस्तिष्क में जो है कई मतलब विभिन्न अंगों से एक साथ आवेग मिल रहे हैं। अब पैर से जो है पता लग रहा है कि कोई चींटी काट रहा है, माथा में लग रहा है कि कोई जो है चुभ रहा है, या कहीं और कोई, मतलब विभिन्न अंगों से एक साथ जब संवेदना जो है आवेग आते हैं तो सभी को एक साथ नियंत्रण करके वो सभी को एक साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। और तो ये इसका जो है सबसे मुख्य जो है निभाता है भूमिका। मतलब एक साथ जो है शरीर को संवेदना को ग्रहण भी कर लेता है और संवेदना को ग्रहण करके एक साथ सभी को जो है कार्य करने के लिए प्रेरित कर देता है। फिर जो है चौथा इसका कार्य है सूचनाओं का भंडार। मतलब जो है मानव मस्तिष्क का जो है महत्वपूर्ण कार्य सूचनाओं का भंडार करना। मतलब जितने भी बात हम लोग जो है जानते हैं वो सभी बातों को, सूचनाओं को सब संग्रहित करके ब्रेन जो है मस्तिष्क जो है रखता है।
और उस आवश्यकता पड़ने पर उसको जो है वो जो संवेदना है, जो संदेश है, वो आवश्यकता पड़ने पर फिर उसको जो है माने ज़रूरत पड़ने पर वो फिर देता है। अब जैसे हम लोग कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आज हमने जो है टॉपिक पर पढ़ा, अभियान होके कोई शिक्षक पूछ दिए तो वो ये टॉपिक हम लोग कल पढ़े थे क्या चीज़ है, तो वो फिर उसको वो देगा। तो इस तरह से पहले जितना भी संदेश है वो संचित करके ब्रेन जो है रखता है और आवश्यकता पड़ने पर उसको पुनः जो है फिर उसको प्रदान करता है। इसीलिए मस्तिष्क को चेतना या ज्ञान का भंडार कहा जाता है। इसीलिए इसको जो है चेतना या ज्ञान का भंडार के नाम से पुकारा जाता है। तो इस तरह से मस्तिष्क का जो है हम लोग जो है विस्तार रूप से जान गए। अब जो है 31वां टॉपिक है प्रतिवर्ती चाप। कारण जिस पथ से न्यूरॉनों में आवेगों का संचलन होता है उसी पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। मतलब न्यूरॉन जो है, दूसरा भाग में हम लोग न्यूरॉन के बारे में विस्तार रूप से जाना था। तो न्यूरॉन जो है आवेग को जो है संवेदना को विद्युत आवेग में बदल देते हैं और उस आवेग को जिस पथ से मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं उसी पथ को जो है प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। तो इस तरह से जो है भाग 3 जो है आपका समाप्त हो गए, जिसमें हम लोग मस्तिष्क के बारे में, मनुष्य के मस्तिष्क के बारे में विस्तार रूप से जाना कि मस्तिष्क का जो है 3 भाग होते हैं और 3 भाग कौन कौन होते हैं जो हम लोग जो है विस्तार रूप से देखा। तो ये हम लोग का जो है चैप्टर यहाँ पर जो है ये भाग जो है यहाँ पर आके समाप्त होता है। अब जो है चौथा भाग में हम लोग देखेंगे कि रसायन के द्वारा शरीर का नियंत्रण एवं समन्वयन कैसे होता है।